के लिए लेकर के आई हूँ पीईटी के एग्ज़ाम का एक और प्रश्न पत्र और उसके आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं हम। पहला प्रश्न है, वेरिएबल एटीएम कार्ड्स और ऑफलाइन यूपीआई किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका आंसर है डी, एस मनी के द्वारा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से भारत के दो पड़ोसी द्वीप देश हैं? तो ये हैं श्रीलंका और मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ओमान की राजधानी है? तो बच्चों, ओमान की राजधानी है मस्कट। इसके बाद है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने उद्योग प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की है? ये अभी हाल ही में योजना शुरू हुई है और इसको शुरू किया है बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस, यानी कि डी। आते हैं हम अगले प्रश्न पर। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष या स्पीकर थे? तो प्रथम अध्यक्ष की बात हो रही है। प्रथम स्पीकर जो थे वो थे गणेश मावलकर। भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी जानते हैं कि 1 मई को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा गया है? तो जिस प्रकार से गुलाबी शहर कहा गया है जयपुर को, इसी प्रकार से उदयपुर को सफ़ेद शहर कहा गया है। निम्नलिखित में से डैश एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है? तो आइजोल ऐसी है जो केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है। आते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का बेसबॉल राष्ट्रीय खेल है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी? तो हिंद स्वराज पुस्तक जो लिखी गई है वो महात्मा गांधी जी के द्वारा ही है। हरित लेखांकन ग्रीन अकाउंटिंग का क्या अर्थ है? इसके आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन किया जाता है। तो इसका अर्थ होता है देश के कुल वन क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं, देश के वन क्षेत्र का विनाश यानी प्रदूषण एवं पर्यावरण की हानि, इसके आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन किया जाता है। संगाई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है मणिपुर में। फिर आपके सामने एक अनुच्छेद है कि पुराने समय में जो लोग देश की सेवा करना चाहते थे वे ही राजनीति में आते थे। वे अपने भविष्य की चिंता छोड़कर देश की निस्वार्थ सेवा में लग जाते थे। आज़ादी की लड़ाई के समय तक लोगों के अंदर सच्चा देश प्रेम था। बहुत से लोगों ने आज़ादी के आंदोलन में जुड़कर सरकारी नौकरी तक छोड़ दी थी, परिवार का सुख त्याग दिया था और यहाँ तक कि अपने प्राणों का मोह तक छोड़ दिया था। कितने ही सच्चे देशभक्त इस आज़ादी की नींव में समा गए और इतिहास में इनका नाम तक नहीं है। आज भी हमारे देश में अनगिनत नेता ऐसे हैं जो अलग अलग पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। आवश्यकता पड़ने पर ये लोग तुरंत पार्टी बदलकर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। नेतागिरी का लोभ निसंदेह मनुष्य को पतित बनाता जा रहा है। सारा देश नेतृत्व की अभिलाषा का शिकार होता जा रहा है। भाषण, गर्जन, तिकड़म और छल के झूठे वायदों और धोखे की कस्मों से सारा सार्वजनिक वातावरण कोलाहलपूर्ण हो गया है। जहाँ देखो वहीं नेताजी नजर आएंगे। लगता ये है कि समाज और प्रत्येक व्यक्ति अब नेता बनना चाहता है, भले ही उसका कोई अनुगमन करने वाला हो या ना हो। देश की सारी सुविधाओं का उपयोग करते हुए अपने आप को किसी राजा महाराजा से कम नहीं समझते। विदेश जाकर महंगा इलाज कराते हैं। सत्ता में आने के लिए लंबे लंबे भाषण दिए जाते हैं, गर्जना की जाती है, तिकड़म और छल के झूठे वायदे और धोखे की कस्में खाई जाती हैं। दूसरी पार्टियों पर कीचड़ उछाला जाता है। एन केन प्रकरण, शाम दाम, दंड भेद नीतियों का प्रयोग करके अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। ऐसे राजनेता देश के युवकों को गलत दिशा दिखाते हैं, परंतु अपने बच्चों को विदेश में पढ़ने भेजते हैं। ये अच्छी तरह समझते हैं कि मुफ्त की चीज़ों के लालच में जनता उनको वोट दे ही देगी। वे कभी नहीं चाहेंगे कि लोग शिक्षित होकर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बने। तो इससे संबंधित प्रश्न है कि नेता क्यों नहीं चाहते कि लोग शिक्षित होकर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बने? सबसे सही तर्क युक्त उत्तर कौन सा है? तो
इसमें सबसे सही तर्कयुक्त उत्तर इस अनुच्छेद के अनुसार डी है कि शिक्षित लोग अपने वोट की असली कीमत पहचानते हैं और जाति और धर्म के आधार पर बनाए गए नेताओं के समीकरणों को बिगाड़ देते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आज़ादी से पूर्व के नेताओं की कौन सी विशेषता थी जो आज के नेताओं में दिखाई नहीं पड़ती? सबसे सही तर्कयुक्त उत्तर कौन सा है? तो आज़ादी के पूर्व के नेता देश की सेवा करने के लिए राजनीति में आते थे और आज के नेताओं की ऐसी कोई मंशा नहीं है। ये नेता एन केन प्रकरण साम दाम दंड भेद नीतियों का प्रयोग करके अपने गंतव्य तक पहुंच जाते। नेताओं का गंतव्य कौन सा है? सबसे तर्कयुक्त उत्तर कौन सा होगा? यानी वो तो ये सब करते इसलिए कि उन्हें जनता के द्वारा चुना जाए, तो इसका उत्तर होगा जनता द्वारा दिए गए वोटों से चुना जाना। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि आजकल के अधिकांश नेतागण वोट पाने के लिए जनता की कौन सी दुर्बलता का फायदा उठाते हैं? सबसे सही उत्तर होगा चुनाव जीतने के लिए जनता को मुफ्त की चीज़ें देने का वादा करते हैं। आप देखते हैं एक से एक नेता हैं जो वादा करते हैं चुनाव जीतने के लिए और मुफ्त के उनको वो देते हैं कि नहीं तो हमें जिता दो तो हम ऐसा करेंगे और लोग उन्हीं को वोट दे देते हैं। 17वां क्वेश्चन है, नेता लोग पार्टी क्यों बदलते हैं? सबसे सही तर्कयुक्त उत्तर कौन सा है? तो आजकल क्या है, एक नेता जब तक जो पार्टी सत्तारूढ़ है उसमें पहुंच गई, फिर वो पार्टी सत्तारूढ़ नहीं है, दूसरी पार्टी आ गई तो उसमें पहुंच गए। तो ये क्या होता है, स्वार्थ सिद्धि के लिए पुरानी पार्टी छोड़कर नई पार्टी में आ जाते हैं। एक और अनुच्छेद आपके समक्ष है, विचारों का हमारे जीवन में सर्वाधिक महत्व होता है। हम जैसा विचार करते हैं उसी प्रकार की घटनाओं को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। यदि हम उत्साह और आनंद के विचारों में रहते हैं तो जीवन में अच्छी घटनाओं को आकर्षित करने लगते हैं और इसके विपरीत निराशा और चिंता के विचार जीवन में दुर्घटनाओं को अपनी ओर खींचते हैं। दूसरी बात विश्वास करने की है। यदि हम स्वयं पर या अपने बनाने वाले पर सच्चा विश्वास करते हैं तो स्थिति अलग होती है और यदि हम इस जीवन में नकारात्मक सोच भरते रहते हैं तो हमारा जीवन निराशा के अंधकार से भर जाएगा। क्या आपने कभी जीवन में घटने वाली घटनाओं अपने अंदर की उस समय की मानसिक विचारात्मक स्थिति का अध्ययन किया है? यदि आप आशा, उत्फुल्लता और आत्मविश्वास की ऊर्जा से ओतप्रोत हैं तो कार्य सिद्धि और सफलता के बहुत पास हैं। इसके विपरीत निराशा, कुंठा, भय और संदेह के साथ लिए गए निर्णय सदैव गलत और सफलता के विपरीत होते हैं। हमारे अंदर मनोवेग सर्वथा ही विद्यमान रहते हैं और उन्हीं के कारण हमारी मानसिक स्थिति बदलती रहती है। कुछ मनोवेग जैसे क्रोध, शोक, चिरकालीन ईर्ष्या, गहरी चिंता, भय, निराशा आदि के भाव सदा घातक होते हैं और लंबे समय तक इनकी तीव्रता हमारे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से पंगु बना देती है। आशा, उत्फुल्लता, प्रसन्नता, मुस्कान, निश्चिंतता, शांति, संतुष्टि, विश्वास, आनंद आदि भाव रचनात्मक होते हैं और लंबे समय तक इनके अभ्यास द्वारा निरोगता, समृद्धि और सफलता प्राप्त की जा सकती है। कई वैज्ञानिकों ने प्रयोगों द्वारा इन तथ्यों की पुष्टि की है। आज यदि हम इन विचारों पर ध्यान देना शुरू कर दें तो दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। वेदों में परमात्मा से यही प्रार्थना की गई है कि आ नो भद्रा कृत्व यंतु विश्वस्ता है, सभी दिशाओं से नेक विचार मेरी ओर आएं। जब नेक विचार करेगा व्यक्ति तो रोग मुक्त तो रहेगा ही। इससे संबंधित प्रश्न है, हमारा जीवन कब निराशा के अंधकार से भर जाता है? जब क्रोध, शोक, ईर्ष्या, चिंता, भय आदि घातक मनोभाव लंबे समय तक अपनी तीव्रता से हमें प्रभावित करते हैं। फिर है, प्रिय घटनाओं को अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हमारा मस्तिष्क प्रिय विचारों से सदा परिपूरित होना चाहिए। जैसा हम सोचेंगे वैसे ही तो बनेंगे। 20वां प्रश्न है, अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में कैसे बदला जा सकता है? तो इसका उत्तर है, अपने मस्तिष्क के विचारों पर ध्यान देकर लगातार रचनात्मक विचारों द्वारा अपने दुर्भाग्य को हम बदल सकते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ग के सभी भाव रचनात्मक